अजय के अनुसार दक्षिण भारत में 6ठी और 8वीं शताब्दी के बीच कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पल्लव और पांड्य थे, जो आधुनिक तमिलनाडु पर राज्य करते थे। आधुनिक केरल में चेर थे और चालुक्य महाराजाओं ने डेक्कन पर शासन किया। चालुक्य के राजा द्वितीय ने हर्ष को हराया था और उसे दक्षिण की ओर अपने राज्य का विस्तार करने से रोका था। पल्लव और पांड्य जैसे कुछ राज्यों के पास शक्तिशाली नौसेना थी, जिन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और चीन के साथ आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसके कुछ भागों पर कुछ समय तक शासन भी किया। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था, जिसने प्राय द्वीप के एक बड़े भाग को अपने अधीन कर लिया। चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना का विकास किया, जिसके बल पर उन्होंने श्रीलंका और मालदीव के द्वीपों को भी जीत लिया। दक्षिण पूर्व एशिया पर उनका प्रभाव आज तक महसूस किया जाता है। इसलिए चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत के इतिहास का चरम बिंदु माना जा सकता है। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालक्ष्मी था, जो पहले पल्लवों का सामंत रह चुका था। उसने 850 में तंजावुर पर कब्जा किया और 9वीं सदी के अंत तक पेट्रोल कांची के पल्लवों को हरा दिया और पांडवों को भी कमजोर कर दिया। इस तरह दक्षिण तमिल भूमि टोंट मंडल पर उनका अधिकार हो गया, लेकिन राष्ट्रकूटों से अपना बचाव करने के लिए चोलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कृष्ण तृतीया ने नए चोल राजा को हराकर चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग को छीन लिया था, जो चोलों के लिए एक भारी पराजय थी। लेकिन वे जल्द ही संभल गए, विशेषकर 965 में कृष्ण तृतीया की मृत्यु और राष्ट्रकूट साम्राज्य के पतन के बाद। इसके बाद 2 सदियों तक दक्षिण भारत में चोलों का वर्चस्व रहा। राजा राजराजा चोल और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम चोल राजाओं में सबसे महान माने जाते हैं। राज का काल 985 से 1014 तक माना जाता है, जबकि राजेंद्र प्रथम का काल 1014 से 1044 तक माना जाता है। राज ने कावेरी के कच्छार डेल्टा समेत पूरे तमिल क्षेत्र को एक शक्तिशाली राज्य में एकजुट किया और उसके प्रभाव को उत्तर में उड़ीसा तक फैला दिया। उसने विदेश व्यापार के लिए और कुछ पड़ोसी क्षेत्रों पर वर्चस्व के लिए नौसेना की महत्वता को समझा। त्रिवेंद्रम में चेर की नौसेना को हराया और मदुरई को जीता तथा पांड्य राजा को बंदी बनाया। उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसकी इच्छा थी कि वह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में होने वाले व्यापार को अपने अधीन कर ले। कोरोमंडल तट, मालाबार और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार केंद्र थे। महादेव की वजह उसके नौसैनिक कारणों में से एक थी। राज्य कर्नाटक के गंगा साम्राज्य के पश्चिमोत्तर भाग पर भी अधिकार किया और वेंगई को हराया। राजेंद्र प्रथम अपने पिता के जीवन काल में ही युवराज बना दिया गया था तथा सिंहासन पर बैठने से पहले ही प्रशासन और युद्ध का काफी अनुभव प्राप्त कर चुका था। पांड्य और चेर क्षेत्रों को पूरी तरह रौंदकर राजेंद्र प्रथम ने राज की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया। श्रीलंका की विजय का कार्य भी पूरा हुआ तथा श्रीलंका के राजा और रानी के मुकुट और राज्य पर कब्जा कर लिया गया। अगले 50 वर्षों तक श्रीलंका चोरों के अधीन रहा। राजेंद्र प्रथम ने अपने विजय की पहचान के रूप में विभिन्न स्थानों पर भगवान शिव और भगवान विष्णु के अनेक मंदिर बनवाए, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर था, जो 1010 में पूरा हुआ। चोल राजाओं ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख लिखवाने की, जिसमें उनके विजय के ऐतिहासिक वृतांत दिए जाते थे। यही कारण है कि चोरों के बारे में उनके पहले के राजाओं की अपेक्षा काफी अधिक जानकारी प्राप्त है। लिंग के रास्ते बंगाल तक का अभियान राजेंद्र प्रथम के शासनकाल का सबसे उल्लेखनीय कार्यों में से एक था। इसमें चोल सेनाओं ने गंगा नदी पार कर 2 स्थानीय राजाओं को हराया था। यह अभियान, जिसका नेतृत्व एक चोर सेनापति ने किया था, 1022 में चलाया गया और इसमें उसी रास्ते को उल्टी दिशा से अपनाया गया जिसे महान विजेता समुद्रगुप्त ने अपनाया था। इस विजय की याद में राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोण चोल यानी गंगा का चोर विजेता की उपाधि ग्रहण की।
उसने कावेरी नदी के मुहाने के पास अपनी नई राजधानी बनाई और उसका नाम गंगाईकोंड चोलापुरम रखा, जिसका अर्थ था गंगा के चोल विजेता का नगर। पुनर्जीवित हुए श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ नौसैनिक अभियान राजेंद्र प्रथम के काल का एक और उल्लेखनीय कारनामा था। श्री विजय साम्राज्य शैलेंद्र शासकों के अंतर्गत 10वीं सदी में पुनर्जीवित हुआ। मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और पड़ोसी द्वीपों में फैला हुआ था और चीन के साथ समुद्री व्यापार के मार्ग पर उसका नियंत्रण था। श्री विजय साम्राज्य के शैलेंद्र राजवंश के शासक बौद्ध थे और चोरों से उनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे। शैलेंद्र राजा ने महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर नागपट्टनम में एक बौद्ध मठ भी बनवाया था और उसके आग्रह पर राजेंद्र प्रथम ने मठ की देखभाल के लिए एक गांव दान में भी दिया था। भारतीय व्यापारियों के मार्ग की बाधाएं दूर करने और चीन के साथ चोरों के व्यापार का प्रसार करने की चोरों की इच्छा प्रत्यक्ष रूप से दोनों के बीच संबंध विच्छेद का कारण बनी। इन अभियानों के फलस्वरूप कदम या केले तथा मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा के अन्य कई स्थान जीत लिए गए। चोर नौसेना इस इलाके में सबसे शक्तिशाली रही और कुछ समय तक बंगाल की खाड़ी चोरों की झील रही, लेकिन इसके बाद भी शैलेंद्र शासकों के साथ उनके हार्दिक संबंध जारी रहे। ये सभी जानकारियां सुमात्रा से मिले टूटे फूटे अभिलेख से प्राप्त हुई हैं, जिस पर साल 1088 की तारीख पड़ी हुई थी। चोल शासकों ने चीन में अनेक प्रतिनिधिमंडल भी भेजे। ये कूट नहीं देख और अंततः व्यापारिक मेहमानदारी में चोर प्रतिनिधिमंडल 1016 और 1033 में चीन पहुंचे। 70 सौदागरों का एक चोर प्रतिनिधिमंडल 1077 में चीन गया और चीनी वृतांत के अनुसार कांच के सामान, फूर जरी के वस्त्रों, गेंदों, सिंह को हाथी दांत आदि के रूप में दिए नजर आने के बदले उसे ताम्र मुद्राओं की 81,800 मुद्राएं प्राप्त हुईं, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए से भी अधिक थी। इस व्यापार के लिए लाई गई सभी वस्तुओं के लिए चीनी लोग नजराना यानी ट्रिब्यूट शब्द का ही प्रयोग करते थे। चोल राजा बराबर चालू से लड़ते रहे, जिन्होंने राष्ट्रकूटों की जगह ले ली थी। इन्हें प्रवृत्ति चालू कहा गया और उनकी राजधानी कल्याण मीणा वेंगैयार आयसीमा तुंगभद्र के दोवे उत्तर पश्चिम कर्नाटक के गैंग शासित प्रदेश के नियंत्रण के लिए चोल और प्रवृत्ति चालू टकराते रहे। इस टकराव में किसी भी पक्ष को निर्णायक विजय नहीं मिली और अंततः दोनों ही राज्य थककर चूर हो गए। यह भी प्रतीत होता है कि इस काल में युद्ध कठोर से कठोरतम होते जा रहे थे। चोल राजाओं ने कल्याणी समेत चालू के नगरों को रौंदा और लूटा तथा ब्राह्मणों और बच्चों समेत जनता का नरसंहार किया। उन्होंने पांडे प्रदेश में भी ऐसी ही नीति अपनाई और जनता को भयभीत करने के लिए सैनिक छावनी बनाई। उन्होंने श्रीलंका के राजाओं की प्राचीन राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया तथा वहां के राजा रानी के साथ कठोर व्यवहार किया। यह घटनाएं चोल साम्राज्य के इतिहास के लिए एक कलंक थीं, लेकिन जब चोल किसी प्रदेश को जीत लेते थे तो वहां प्रशासन की एक ठोस व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करते थे। साम्राज्य भर के गांव में स्थानीय शासन को बढ़ावा देना चोल प्रशासन की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक था। 12वीं सदी तक चोल साम्राज्य का फलना फूलना जारी रहा, पर 13वीं सदी के आरंभ में उसका पतन हो गया। महाराष्ट्र क्षेत्र का परवर्ती चालू का साम्राज्य भी 12वीं सदी में समाप्त हो चुका था। दक्षिण में चोरों की जगह पांड्यों और हौसलों ने ले ली थी तथा परवर्ती चालू, क्योंकि जगह यादव वह और कातिलों ने लिए। ये सभी राज्य कलाओं और वास्तुकला के संरक्षक थे। दुर्भाग्य से एक दूसरे के खिलाफ वहां पर लड़ते हुए नगरों को रौंदते हुए और मंदिरों तक को न बचाते हुए उन्होंने अपने आप को कमजोर कर लिया। अंतर 14वीं सदी के आरंभ में दिल्ली के सुल्तानों ने उन्हें नष्ट कर दिया।